अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। कमाली यानी कि इफ्तिखार अहमद उस्मानी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। सबसे पहले तो आपको जर्मनी के अंदर, हम यूरोप के अंदर आपको वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम कि आप पाकिस्तान से होते होते पेरिस, फिर बेल्जियम और आज जर्मनी के शहर मुंस्टर में आप आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका और आपने हमें टाइम दिया। यहाँ लाहौर से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मेरा ज़िंदगी का भी सफ़र अच्छा रहा है और ये भी। चलें, सही है, अच्छी बात है। और कैसा लगा आपको? पेरिस कैसा लगा और बेल्जियम कैसा लगा? अल्लाह की ज़मीन सारी खूबसूरत है, तो इसलिए मुझे पेरिस भी अच्छा लगा, बेल्जियम भी अच्छा लगा, हॉलैंड भी अच्छा लगा, जर्मनी ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, ये है ना, सारा कुछ आपको अच्छा लगता है। लाहौर में वीडियो बनाते हैं, कहते हैं सिटी ऑफ लव लाहौर, फिर पेरिस में वीडियो बनाते हैं तो कहते हैं सिटी ऑफ लव पेरिस। ठीक है, लाहौर को कभी हम पेरिस बनाने में जुड़ गए, कभी हम कुछ बनाने में जुड़ गए, लेकिन उसको लाहौर ना बनाया। और आपने भी जो है वो लव, सिटी ऑफ लव, फिर पेरिस में भी यही काम किया। नहीं, दरअसल सिटी ऑफ लव लाहौर है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ जितने शहर जिसकी हिस्ट्री है कोई 1500 साल की, शहर और शहरदार, ये सारे सिटी ऑफ लव हैं। मैं आपको बताऊँ ठीक ठीक। उसकी वजह ये है कि कोई भी जब शहर होता है वहाँ यकीनन दूसरे इलाकों से जो कि पसमानदा होते हैं लोग आते हैं, तो वही शहर और वही शहरदार जो है ना उसको हमेशा पनाह भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, वक्त भी देते हैं। तो इसलिए मुल्तान भी सिटी ऑफ लव है। ठीक, जो हैदराबाद है वो भी है, कराची भी है, पेशावर भी है, कोयटा भी है। सही। अच्छा, लाहौर में भी आपको देखा जाए तो पार्क्स वगैरह के साथ आप वहीं घूम रहे होते हैं। लंदन भी देखे हैं तो वहाँ पे भी आप पार्क घूम रहे होते हैं। यूरोप में आने के बावजूद आप फिर एक नदी किनारे एक पार्क में बैठे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? दरअसल यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं जर्मनी के, उन्होंने मेरी किताब की तकरीब रखी और एक मीटअप रखा, और ये जगह उन्होंने सेलेक्ट की, मैंने नहीं की, लेकिन मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छी जगह पर ये तकरीब रखी है। अच्छा इफ्तिखार भाई, एक और चीज़ मुझे बताएं। संत नगर में पैदा होने वाला लड़का जो दाता दरबार से दूध भी चुराया करता था, ठीक है, वो लंदन भी आज फिरता है, पेरिस भी आज फिरता है, और आज जर्मनी भी है आगे, और बहुत सारे अल्लाह ताला ने आपको अपनी ज़मीन दिखानी है। ये सफ़र, इतने मुल्क अब घूमना ये कैसे मुमकिन हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं जब कुछ मैं करना चाहता था, मैंने शायद बताया भी था कि जब मैं चाहता था 21 साल की उम्र में यूके का वीज़ा लग जाए, तो उस वक्त नहीं लगा था। तो अब जब ख्वाहिश सारी ख़त्म हो गई थी, तो इज़्ज़त की कमाने की या बाहर जाने की या दौलत कमाने की सच्ची मुची, तो उस वक्त उसने सब कुछ दे दिया। तो मुझे फिर वो हदीस कुदसी समझ आई कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तूने अपनाया उसको जो मेरी चाहत है तो मैं दे दूंगा तुझे वो भी जो तेरी चाहत है, और अगर तूने झुटलाया उसको जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे शायद जाने का वक्त है या बूढ़ा हो चुका हूँ, और शायद, लेकिन है ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बिल्कुल तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। ये लंदन की अगर आपकी वीडियोस देखें, आपने नवाज शरीफ के घर के बजाय आपने शाहरुख खान का घर दिखाया लोगों को, जिसको पता ही नहीं था। आप शाहरुख खान का घर ढूंढा कैसे आपने? वो कुछ भी नहीं, वो मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मैंने देखा वहाँ एक वीडियो बना हुआ था, और अफसोस ये हुआ कि यार 37 लोगों ने वो वीडियो देखा हुआ था। अच्छा। तो मैंने अपने होस्ट से कहा, मैं कहा यार ये नंबर बताइए कहाँ है। उसने कहा पीछे गया, क्योंकि मैं जब लंदन जाता हूँ तो मेरे एक दोस्त है, एक इरसल उनका नाम है, टीपू, तो वो उनका होटल है, और हमारे एक दोस्त आसिम नदीम का, तो मैं ठहरता वहीं हूँ। अब वो सारा गोरों का इलाका है, बिल्कुल एवनफील्ड। एवनफील्ड, बिल्कुल। मैं एवनफील्ड के जो पीछे पेडिंगटन है वहाँ, तो मुझे आसानी होती है कि मैं सुबह उठता हूँ, वॉक करने में चला जाता हूँ हाइट पार्क। हाँ बिल्कुल पीछे। उसके बाद अगर मैंने खाना खाना हो तो वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर इस तरफ चले जाएं तो वो है, क्या पता नहीं, जो भी बड़ा मशहूर बाजार है ऑक्सफोर्ड वहाँ स्ट्रीट का। भी उधर ही है, लंदन ब्रिज भी उधर ही है, टावर ब्रिज भी उधर तो ही है। मैं फिर वहाँ गया, मैंने फिर वो वीडियो बनाया। अच्छा इफ़ी भाई, आपने 2 किताबें लिख दी हैं, अब तीसरी की मेरे ख्याल से लॉन्चिंग है, और शेर व शायरी भी आप करते हैं। ये तीसरी किताब, क्या माइंड में आया कि आपको किताब लिखनी है, और क्यों लिखनी है? ये क्या प्रोसेस था? देखिए, अभी तक तो मेरी 2 किताबें पब्लिश हुई हैं जो मैंने ग्लासगो से की थी। अभी मेरी पहली किताब चिक्कड़ छोले की तकरीबात यूरोप में हो रही हैं। ठीक है। तीसरी किताब जो है वो मेरे वो वीलॉग्स हैं जिनको बहुत पजीराई मिली, जो मैं पार्क में करता हूँ। चौथी जो किताब है जो आनी है, अभी तीसरी भी आनी, चौथी है, वो मेरी शायरी की है। और जो 5वीं किताब है वो एक नावल है, उसका नाम है साक्षी।
ठीक 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 तो वो अभी मुतवक्को हैं। ठीक है। किताबें तो हो गई, शेर व शायरी भी आप लिखते हैं, एक आपका बड़ा फेमस शेर आपने है। पूछा कि क्या ज़हन में है। देखें, मैं एक अदीब सा हूँ, और मैं अदीब नहीं कहता क्योंकि ठीक। तो बाबा जी इशफाक साहब और बानो कुसी आपा के पास बैठकर जो सीखा वो यही सीखा था कि आसानी बांटनी है। तो चिकट छोले मैंने इसलिए लिखी थी कि यार जो लोग नहीं मिल पाए बानो कुसिया से, इशफाक अहमद से या और बाबों से हाँ। जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, सूफिया जो बड़े अच्छे होते हैं और आसानियाँ बांटते हैं, तो उनके लिए क्या करूँ। तो क्योंकि मैंने भी मर जाना है, तो फिर मैंने ये किया कि एक किताब छापी, लिखी, जिसका नाम चिकट छोले है। एक मिनट आप रुकिएगा, ज़रा किताब दीजिएगा मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी किताब जो है ये चिकट छोले ये गिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। तो मुझे इस पर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह। आप अगला सवाल करें, ये वापस दे दें उनको। ठीक है, अब थोड़ा सा आपकी उस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं जो आपने एक ड्रामा किया परिजात, उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे था? एक बंदे ने सारी ज़िंदगी थिएटर में गुजारी, एक्टिंग सीखने में गुजारी, और ऐसे ऐसे बड़े लोग हैं, इशफाक अहमद साहब और बहुत सारे पीटीवी के डायरेक्टर पीटीवी के अंदर नहीं जाने देते थे आपको, और ये सारी उनके दरवाजे खटखटाते हुए गुजारी, और एकदम परिजात मिल जाना, फिर उसको इतनी पजीराई मिलना, ये क्या प्रोसेस था? कैसे मिला वो ड्रामा आपको? देखिए जी, मैंने तो शुरू में स्ट्रगल की थी 8-7 साल, जब काम नहीं मिला एक्टिंग का, क्योंकि मैं डिप्लोमा करके आया था एक्टिंग का, ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग। उसके बाद मैंने थिएटर, फिर मैंने रफ़ी पीर थिएटर के साथ इंडिया बड़ा परफॉर्म किया। 3-4 साल जाते रहे। फिर क्योंकि गुजारा नहीं होता था, एक तो काम नहीं मिलता था, अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो रहे थे, तो फिर फैसला करना पड़ा कि यार एक्टिंग करनी है, ड्रामा लिखना है। ड्रामे में पैसे थे, ड्रामा करने में पैसे थे, ड्रामा लिखने में पैसे थे। तो मैंने अपनी ख्वाहिश को दिल से निकाल दिया, और बाप जो था, एक जिम्मेदार बाप, वो आके बैठ गया, फिर मैंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। अब लोगों को नहीं पता एक्टिंग के अंदर बहुत कम पैसे मिलते हैं। एक्टिंग में 2-3 एक्टरों को मिलते हैं जो हीरो हीरोइन होते हैं। ठीक है। राइटर वो शख्स है जिसको सबसे पहले पैसे मिलते हैं। फिर राइटर आपको आने वाले वक्त से आगाह भी कर सकता है, आपको रास्ता भी फराहम करता है। तो मुझे लगा ज़्यादा मोतबर काम, और मेरे घर की जो गुर्बत है वो ख़त्म हो सकती है लिखने से, और वो हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं लिखने की तरफ आ गया था। रह गई बात परिजात की, तो छोटे मतलब रोल तो मैं करता रहा, हमेशा छोटा रोल मेरा, और हमेशा बड़ा हो गया। इससे पहले गुल्लू बादशाह था, वो मेरे 7-8 सीन थे। उससे पहले एक बाबा रांझा का था। तो आज भी आपको बताता हूँ, ये 10, 11 या 12 सीन है टोटल परिजात के, ज़्यादा नहीं है जो कमाली के। ये मैं कहूँगा ये वो है बिल्कुल। और वो मुझे बता रहा है कदम कदम के ऊपर कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, और सब कुछ मेरी दस्तरस में है। आप यकीन करें, उन दिनों के अगर आप वीलॉग्स देखें जो मैंने इस्लामाबाद और कराची में शूटिंग की, तो इस्लामाबाद में बनाए थे। उन्होंने इंटरव्यू भी जो दिए थे, यही कहा था कि यार एक छोटा सा रोल है वो कर रहा हूँ। अब वो छोटा सा बड़ा सा कैसे हो गया, ये अल्लाह, हाँ उसकी ज़ात है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये, इसके बाद आपने ये भी अनाउंस किया कि मैं अब मज़ीद एक्टिंग नहीं करूँगा, उसकी कोई ख़ास वजह? मतलब मुझे ऐसा भी हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा भी सुनने में आया कि बहुत सारी पॉलिटिक्स चली कुछ ड्रामों में, अगर उनका नाम अगर आप मेंशन करना चाहें, क्या वो स्टोरी थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सब स्टैंडर्ड एक्टर हूँ, मैं एक सब स्टैंडर्ड राइटर हूँ, और इसलिए ये आप कहते हैं, लेकिन खैर मैं तो इसको नहीं मानता, और हो सकता है मेरे से कुछ लोग इत्तेफाक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक डाउन टू अर्थ आदमी हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ वो स्टोरी बताना चाहें। नहीं यार, मैं जीने आया हूँ, मुझे खुशी के साथ जीना है। मैं जर्मनी में या यूरोप का जो सफ़र कर रहा हूँ, हाँ। मैं सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ। पिकनिक, मैं लोगों को कहता हूँ पिकनिक बनाओ। शिकवे करने, शिकायतें करनी, मुझे अल्लाह ताला ने उससे बेहतर रोज़गार दे दिया। ठीक। मेरे 2 चैनल चल रहे हैं, फेसबुक भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है। तो इसलिए मैंने 28 साल का, हालांकि 28 साल आप अगर किसी डिपार्टमेंट के साथ काम करें तो मेरे देखें, सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सामने आए लोग, मेरे बड़े बड़े स्टार मेरे दोस्त हैं। तो मज़े की बात, मैंने ना एक दिन स्यापा किया, और दूसरी बात ये 6 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। ये जो ड्रामा बीच में है ना परिजात, ये एक्टिंग बीच में एम ही आ गई। ठीक। अदरवाइज नागन तो मैंने 6 साल पहले लिख के दे दिया था। तो मेरा घर तो 2017 में आया था जियो में। नहीं, वो चलता बात तक रहा, लेकिन मैं तो लिख के दे दिया था ना मैंने।
तो मेरा घर कैसे चलता? मैंने अपने एक प्लाट बेचा, फिर दूसरा बेचा जो जोड़ा था, फिर मैं पैसे कहाँ गया जो जमा थे, फिर आप जैसे एक भाई से 20-22 लाख ले लिया, तो मैं क्या करता यार? एक टाइम तक ही अनएम्प्लॉयमेंट चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं, क्योंकि मैं बड़ा, देखें मैं आपको बताऊं, आपके देखने वालों को ये जान लेना चाहिए, असल चीज़ है खुशी। हम्म। वो मेरे पास बहुत है और मैं जीना जान चुका हूँ। बेशक। तो इसलिए ये वीलॉग जब बंद हो जाएंगे तो मैं रेडी लगा लूँगा। जानते हैं ना, आप जानते हैं बेसिक ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के, वही बात मैं शुरू में की थी कि दाता दरबार से दूध चुराने वाले लड़के को पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है और लंदन क्या है। थोड़ा सा उस ड्रामे के बारे में बताएं, क्या नाम था, क्यों छोड़ा, कैसे वहाँ से एग्जिट किया या हुआ या कराया गया? खुदा के लिए, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत वाकई, हाँ शायद मेरे ख्याल वहाँ से मैंने सोचना शुरू किया था कि मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं 3 साल हो गए थे मुझे बेरोज़गार हुए हुए। मतलब बेरोज़गार का मतलब काम नहीं मिल रहा था। तो मुझे कास्ट किया गया खुदा और मोहब्बत के लिए। एक रात में बैठा था और बड़ा अच्छा पैकेज था वो। तो एक रात में बैठा हुआ तो 2:30 बजे मुझे डायरेक्टर का मैसेज आता है कि आपकी पेमेंट्स तय हो गई हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये ड्रामा मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा क्यों? मैं कहा डायरेक्टर का काम नहीं है मुझसे ये पूछे कि एडवांस हुआ या नहीं, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, फिर वो उसने मुझे कहा जी आप तो यूके जा रहे हैं। अब ये बात भी उसको कैसे पता, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता मेरा यूके का सेकंड वीज़ा लग गया और मैं किताब लेके जा रहा हूँ। वो मेरे पास आज, अच्छा वो सारी चैटिंग आवाज़ आज ही मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। अच्छा। मैंने उसको कहा भाईजान जिस दिन आपका काम ख़त्म हो जाएगा ना, मैं गर्जमंद था, मुझे ज़रूरत थी, उसके बाद 15 दिन के बाद मैं पाकिस्तान से जाऊँगा। उसने आई डोंट नो प्रोड्यूसर को क्या, अब्दुल्ला कादवानी प्रोड्यूसर था। और वैसे भी ये जितना ऊपर बैठे हुए होते हैं ना, इनको नहीं गर्ज होती कि कौन किस शहर से कितनी तकलीफ़ें लेके क्या बनने के लिए आया हुआ है। तो मैंने इसलिए भी जो संडे को चला है मेरा रिकॉर्डेड था, उसमें मैंने कहा था ख़ुदकुशी ना करने की हिम्मत सब में नहीं होती। तो इसलिए जो बलूचिस्तान से चला हुआ है, जो पंजाब से आया हुआ है, जो KPK से या बल्तिस्तान से आया हुआ है, यार उन एक्टरों को, उन लोगों को, आर्टिस्टों को चांस दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो वो फिर मुझे उसमें कट कर दिया गया अगले दिन, बड़ी बदतमीजी के साथ। वो आपकी डेटें लॉक की थी, आप फ्री हैं। अच्छा कमाल है यार, एक आर्टिस्ट से आप डील कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब्दुल्ला कादवानी का ड्रामा था, वो प्रोड्यूसर वो था। उसके बाद वो रोल किसी और ने किया, तो उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। हो सकता है। खैर, अच्छा और बताइएगा कि आपने ड्रामाज लिखे, तो अब ऐसी क्या वजह है कि आप ड्रामा नहीं लिख रहे, या कुछ लिखे हुए इतने इकट्ठा हो गए हैं कि आप के पहले वो स्टैक क्लियर होगी तो आगे की तरफ जाएंगे? नहीं जी, मैं क्या, सीधी बात है कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। जब तक थी मैं लिखता रहा। अब क्योंकि मैंने तय कर ली कि अब मैं नहीं लिखूँगा, ना एक्टिंग करूँगा, ना ड्रामा लिखूँगा। फिल्म अगर मुझे ऑफर हुई वो ज़रूर करूँगा मैं। सही। तो इसकी क्या वजह है कि आप तक वो नहीं आते, या आप उनके पास ड्रामा नहीं लेकर जाते? क्या कुछ कहीं उनके साथ जो कनेक्शन है वो वीक हो गए हैं, या लिखाई में कमी आ गई है? नहीं, मेरा ख्याल है मैं इसके ऊपर नहीं बात करना चाहूँगा। मैं एक अच्छा लिखने वाला नहीं हूँ, वो ज़्यादा बेहतर नहीं, बात है। देखें थोड़ा सा, शायद मुझे नहीं पता आपके इल्म में इजाफा है, ये आपके इल्म में है या नहीं है। एक कोरियन या जापानीज़ सीरीज़ थी नेटफ्लिक्स की, जो कि जब वो रिलीज़ हुई तो वो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे कई महीनों तक चलती रही, स्क्विड गेम। वो जिस बंदे ने वो लिखा था, 10 साल वो लेके प्रोडक्शन हाउसेस के बाहर जाता गया कि भाईजान मैंने कोई चीज़ लिखी हुई है, इसको बनाएं, बहुत फेमस होगी। 10 साल उसको किसी ने उसका स्क्रिप्ट नहीं लिया, लेकिन जब लिया तो वो इतना बूम आया कि पूरी दुनिया में उसको देखा गया, डिफरेंट ज़ुबानों में उसमें देखा गया। क्या आप देखते हैं कि अपने आप को भी ऐसे कि कोई एक ऐसी अच्छी स्टोरी मेरे पास लिखी हुई पड़ी है कि जब भी वो आज से 5 साल बाद भी वो उसके ऊपर कोई ले तो वो एक वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकती है? देखिए जी, अभी तक तो मेरे पास सिर्फ एक फ़िल्म पड़ी हुई है, और वो फिल्म मैंने लिख के रखी हुई। 14 साल सोचा था और लिखे भी 5 साल हो गए। तो अल्लाह ताला को अगर मंजूर हो वो बन जाएगी। सही। अच्छा, थोड़ा सा ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में बताएं कि कितना नेपोटिज्म है वहाँ पर, कितनी पॉलिटिक्स है, जो लोग जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा हीरो है,
हर दूसरा बंदा स्टार है, जो गली में भी फिर रहा है और जो यूट्यूब पे भी है, सारे ही स्टार हैं, सारे ही प्रोफेशनल हैं, हर एक से एक टॉप बंदा है। थोड़ा सा उस इंडस्ट्री के अंदर बताएं क्या चलता है, क्योंकि वो यूट्यूब नहीं है, वहाँ पे बड़े कनेक्शन है, बड़ी चीज़ें देखी जाती हैं, बड़े लेट सेट पे आया जाता है, वो क्या, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करें। नहीं जी, देखें जी, मैं मेरी इंडस्ट्री जहाँ से मैंने बच्चे पाले, ये सारे बड़े अच्छे लोग हैं और नेपोटिज्म बिल्कुल नहीं है। तो नहीं, ये तो मैं मान ही नहीं सकता ना, ये जो आप कह रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं, ये मैं तो खैर नहीं मान सकता। आप लाहौर के कितने लोग हैं जो कराची ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई गिनवा दे मुझे। सारे कर रहे हैं, सभी। फाज शेख काम कर रहा है, समी काम कर रहा है, और सबा कमर काम कर रही है, ये माया अली काम कर रही है, सज्जल काम कर रही है, ये सारे लाहौर से गए हुए हैं। हाँ, सीरियस कर। ठीक ठीक, चलने सही है। अच्छा जी, आप जो चाह रहे हैं मैंने नहीं कहना, इसलिए मैंने कहना नहीं है। बड़े जो है ना आप इस वक्त सोच समझ के बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप तैयार थे इस तरह के इंटरव्यू के लिए या नहीं थे। नहीं नहीं, मुझे देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं जो तय कर चुका हूँ ना, मैंने वही बात करनी है। ठीक है, मैंने ये सीखा है बाबा जी इशफाक साहब से कि यार एतराज़ करना है तो अपने ऊपर करना है। अब मैं जहाँ से बच्चे पाले, मैं उसके ऊपर अगर फजीते करूँ, लोग कहेंगे यार। इतराज़ नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कई हज़ारों लोग इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। मैं बताता हूँ जी, इस इंडस्ट्री में बिल्कुल मत आएँ। अगर आप समझते हैं कि आपके ख्वाब रोज़ बुने और रोज़ टूटे, कभी ऐसा लगता है कि आसमान पे हम सफ़र करें और कभी पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। मैंने इसलिए अपने किसी बच्चे को नहीं आने दिया। मेरे तीनों बच्चों के अंदर बड़ा टैलेंट है, और अगर आप मुझे कहें मैं क्यों था, तो भाई मैंने बच्चे पालने थे और मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, लेकिन इस फील्ड में मत आइएगा। मैं बिल्कुल आपको दो टोक कह रहा हूँ। चलिए, ढके छुपे अल्फाजों में आपने सारा कुछ बयान कर। नहीं नहीं, देखें, मुझे 55 साल की उम्र में कमाली मिला है। इतना इतना हौसला है इनके अंदर कि ये इस उम्र तक इंतजार करेंगे। और मज़े की बात, शोहरत मिली है, पैसा नहीं मिला। कमाली का जो 8-10 लाख का आया था, वही था जो 2 महीने में खर्च हो गया था। और तो कमाली को चले हुए तीसरा साल है। तो भाई आप इतना इंतजार करेंगे? आपको तो रोज़ हर महीने बिल आना है आपका, हर महीने आपको पेट्रोल डलवाना है, आपने हर महीने किराया देना है। तो इसलिए वो वाला दरअसल इसका शॉर्टकट है नहीं। कितना शॉर्ट कर लेंगे आप? या तो आपका बाप बहुत अमीर आदमी हो ना, और वो 8-10-15 ड्रामे आपके ऊपर बना के को 25-30 करोड़ रुपया खर्च करे, तो शायद आप कुछ बन जाएं। खैर, आता तो टैलेंट ही ऊपर है, कोई भी इस तरह से नहीं आता। लेकिन वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, तो एक बच्चा FA या BA करने के बाद रोज़ जाता है, अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ से गुजरा था, मैं क्या सलाम करता जाऊँ? तो भाई आप इस प्रैक्टिस से क्यों गुजरना चाह रहे हैं? बिल गेट्स ने इसी ज़िंदगी में इतना कुछ बनाया, मैं इसी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या करने के बाद आगे से आगे कहीं कुछ और कर रहा हूँ। तो आप भी कुछ करें ना यार। आप तो आज के बच्चे आज ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, अब तो स्टार्टअप्स हैं, अब तो आपके पास बहुत बहुत कुछ है। तो काइंडली मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इस तरफ आएँ। अभी यूरोप में आप ट्रिप भी कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर, आज आपने लग्जमबर्ग से निकले, बेल्जियम से अब मुंस्टर, तो इस बीच व्लॉगिंग को कैसे मैनेज करते हैं? अभी आपने बीच में ही एक अपलोड भी कर दिया, सही है इसको, मतलब वो आपने थंबनेल भी बना दिया, पीछे कोई बंदे को टीम बिठाई हुई है आपने? नहीं नहीं, कोई भी नहीं टीम है, वो सिर्फ थंबनेल बनाने वाला एक बच्चा है, बाकी सब कुछ मैं ही करता हूँ। सारा खुद ही मोबाइल पे उसी टाइम पे करते हैं। तो टीम में कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं आप? एक अली है, एक मैं हूँ। अली मेरा बेटा जो है वो कैमरा नहीं करता, मैंने उसका वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, नहीं तो वो मेरे साथ होता। तो शायद अगली बार वो आएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे नहीं पता कि आप इस तरह के इंटरव्यू के लिए तैयार थे या नहीं, लेकिन आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जो आवाज़ आपकी, एक जो भारी आवाज़ है, जो एक आर्टिस्ट की होनी चाहिए, असल आर्टिस्ट पहचानना ही अपनी आवाज़ से जाता है। पता नहीं आप एग्री करेंगे कि नहीं? नहीं, आप सारी बातें ठीक करें, मैं क्यों चैलेंज करूंगा इस बार? नहीं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरी तो उतनी शायद उम्र भी ना हो। मैं आपको इसी आवाज़ के अंदर एक चीज़ सुना देता हूँ, और वो ये है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है
कि चुप ही रहना। बड़ा गहरा शेर है और इसको किसी भी तरफ ड्रैग किया जा सकता है। तो ये क्या आपने सियासी सूरत हाल को देखते हुए तो नहीं लिखा हुआ? नहीं, ये तो सियासी सूरत हाल है ये 3 साल पहले 3 साल पुरानी। बहुत शुक्रिया रफ़ी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और इन दी एंड अपने व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें आप? कोई तुमसे है परेशान ज़रा देख तो लो, कोई तुमसे है परेशान ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान ज़रा देख तो लो। इज़्ज़त नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान ज़रा देख तो लो। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान ज़रा देख तो लो। दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो हो साहिब ईमान ज़रा देख तो लो। और आखिरी शेर है कि कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, ना करो ऐसा मेरी जान ज़रा देख तो लो। कोई तुमसे है परेशान ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान ज़रा देख तो लो। इस शेर में भी बहुत कुछ है, इधर उधर मैं ड्रैग नहीं करूँगा इस बार, लेकिन देखने और सुनने वालों के लिए इसके अंदर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी यूरोप में मुलाकात होगी या पाकिस्तान में होगी। प्लान तो हम बड़ी देर से कर रहे हैं आपको भी याद होगा, लेकिन चलें, अल्लाह ने मिलवाना हमें यहाँ पर था, यूरोप में ही मिलवाना था, तो इंशाल्लाह फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए और अपने देखने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।